नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो सीएम धामी का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा है। हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करेंगे। सीएम धामी रात्रि विश्राम भी अयोध्या में ही करेंगे। दिल्ली सेवा धाम के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। बहुउपयोगी धर्मशाला के भूमि पूजन में शिरकत करेंगे पुष्कर सिंह धामी। रविवार को देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, अयोध्या पहुंचे हैं और वो रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। उसके बाद कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। देखिए, संजोग है, भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं और मैंने बचपन से, चूँकि मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं। भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है, उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे, तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बन रहा है। और राघवेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। राघवेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे, पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, आज करीब दोपहर में ही जो है पहुंच गए थे 2:45 पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और वह इस समय रामलला का दर्शन करने के लिए रवाना हुए हैं। बाकायदा शोभा यात्रा में भी अभी कुछ देर पहले ही शामिल हुए थे। आप देख सकते हैं कि पीछे की जो तस्वीरें हैं वो शोभा यात्रा सीधे निकल रही है अयोध्या के मुख्य मार्ग से, और यह शोभा यात्रा नया घाट से लेकर श्रृंगार घाट होते हुए हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि तक जाएगी। राम जन्मभूमि में ही पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम है, उन्हें दर्शन करना है रामलला का, और हनुमानगढ़ी में भी वह पहुंचेंगे। हनुमान जी के सामने भी वह माथा टेकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली का एक आश्रम बनाया जा रहा है, दिल्ली सेवा धाम ट्रस्ट के तरफ से, उसका वह शिलान्यास भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के 2 दिन का यह पूरा कार्यक्रम है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का। और 2 दिन के इस पूरे कार्यक्रम में अगर कहा जाए कि धार्मिक अनुष्ठान कई सारे हैं, जिसमें एक कि भगवान राम का दर्शन करना, दूसरे हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करना, और तीसरे जब वह आधारशिला रख रहे होंगे धर्मशाला की, क्योंकि धर्मशाला 5 स्टार नुमा बन रहा है। कई ऐसा कहा जा रहा है कि 200 से अधिक कमरे वहां पर बनाए जाएंगे, गौशाला भी बनाई जाएगी और योगशाला भी बनाई जाएगी। इसके अलावा पुस्तकालय का भी एक बड़ा निर्माण होगा, स्विमिंग पूल का निर्माण होगा। तो कुल मिलाकर 5 स्टार नुमा जो है धर्मशाला बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास करने से पूर्व उसी स्थान पर पुष्कर सिंह धामी यज्ञ भी करेंगे। करीब 31 कुंड बनाए गए हैं विद्यासागर जी, और उन 31 कुंडों पर पुरोहितों को बैठाला गया है। करीब 2 घंटे तक पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर जो है मौजूद है। पूरा रथ यात्रा निकली हुई है, यात्रा निकली हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हुए नारे लगा रहे हैं। और ये पूरी शोभा यात्रा आज निकली हुई है नया घाट से सीधे राम जन्मभूमि के लिए। जी, किस तरह से देख रहे हैं आज इस शोभा यात्रा? ये एक 500 वर्षों का जो इतिहास है आज बदला जा रहा है। इसी जन्मभूमि के लिए हम 1900 में इसी जन्म मंदिर के लिए मस्जिद को तोड़ने, इसी जन्मभूमि पे आज हमारे को 30 साल बाद मंदिर निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भूमि पर बार बार जन्म ले, राम प्रभु के यहाँ आने के लिए भगवान हमें बार बार इस भूमि पर जन्म दे। जय श्री राम। के सीएम पुष्कर धामी जो है यात्रा मौजूद है और वह पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी का भी दर्शन करेंगे और देखिए किस तरह से रथ सजाए गए हैं। अब देखिए ना, पूरा चित्रण किया गया है भगवान श्री राम के जो है बनाने की कोशिश की गई। त्रेता काल में भगवान राम ने जब अयोध्या वापसी की थी, तो इसी तरह से जो है उनका स्वागत किया था, और बड़े पैमाने पर पूरी यात्रा निकाली जा रही है अयोध्या के मुख्य मार्ग पर। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से हूँ। और इस शोभा यात्रा के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। एकदम बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहना चाह रहे हैं? सर, इतना भव्य जुलूस आप देख रहे हैं भगवान श्री राम के, और हम लोग सब दिल्ली से आए हुए हैं, और सब हम लोग दिल्ली से आकर के भगवान श्री राम के चरणों में हम लोग सब समर्पित हैं। आप लोग आप भी दिल्ली से आ रही हैं? हाँ जी।
कैसा महसूस कर रही हैं अयोध्या की गलियों में? बहुत अच्छा, राम जी ने हमको यहाँ पे बुलाया, इतना बड़ा सौभाग्य है हमारा ये। तो विद्यासागर जी, आप देख रहे हैं किस तरह से जो जी। है यहाँ पर राम भक्त की भूमिका में लोग हैं, और हम चाहेंगे अपने दर्शकों को और भी यहाँ की बिल्कुल तस्वीरें राघवन जी निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं किस तरीके से शोभा यात्रा वहां पर निकाली गई है। काफी संख्या में लोग हैं और ये सब लोग दिल्ली से आए हैं और काफी उत्साहित हैं। लेकिन सबसे जो अहम सवाल है वो ये कि मुख्यमंत्री क्या सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए वहां पर पहुंचे? ठीक है, रामलला का अयोध्या अगर आप पहुंचते हैं तो रामलला का दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं, वो अलग बात है एक धर्म से जोड़कर देखा जाए तो। लेकिन क्या धर्मशाला, जैसे आपने कहा कि 5 स्टार नुमा एक धर्मशाला का वहां पर निर्माण किया जाएगा, क्या जो मुख्य कार्यक्रम है मुख्यमंत्री उत्तराखंड का वो यही है? हाँ बिल्कुल। देखिए विद्यासागर जी, एक चूंकि जब से राम मंदिर को लेकर के एक फैसला आया था उसके बाद से अयोध्या के विकास में पंख लग चुके हैं और अयोध्या में लगातार लोग आ रहे हैं, यहाँ पर अपना होटल धर्मशाला गेस्ट हाउस बना रहे जी। हैं। इससे न कि सिर्फ अयोध्या में पर्यटक आएंगे, बल्कि जो अयोध्या के स्थानीय है, चाहे वह संत महंत हो, यहाँ की आवाम हो, यहाँ के आम लोग हो, उन सब का आर्थिक रूप से भी वह मजबूत होंगे। इसके अलावा यहाँ पर विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इस तरह से बड़े होटल या धर्मशालाओं का यहाँ पर निर्माण होता है तो अयोध्या में विकास की उड़ान में नए पंख लगेंगे। और यही कारण है कि उत्तराखंड और दिल्ली के लोग मिलकर जिस तरह से अयोध्या में एक बड़ा सा होटल नुमा गेस्ट हाउस धर्मशाला बना रहे हैं, लोग उत्तराखंड और दिल्ली से आएंगे और रहेंगे। और शायद आज जब शाम को अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना बयान देते हैं, जिस समय वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, मुमकिन है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से अयोध्या को भी कोई बड़ी सौगात मिल जाए या अयोध्या के विकास को लेकर के भी कोई ना कोई बात की जा सके, क्योंकि बड़ी तादाद में। जी, आप खबर पर नजर बनाए रखें। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अयोध्या दौरे पर हैं, 2 दिवसीय दौरा है उनका। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि वहाँ पर एक सेवाधाम गेस्ट हाउस यानी कि आप कह सकते धर्मशाला का निर्माण होना है, जिसका वो शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा आज वो अब से कुछ ही देर बाद, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे। लेकिन शोभा यात्रा में भी वो शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहकमपुर देहरादून में द हंस फाउंडेशन डायलिसिस केंद्र का भी लोकार्पण किया है। हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला जी के जन्मदिन के अवसर पर हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज और माता मंगला ने प्रदेश को 14 डायलिसिस केंद्रों और 13 सचल चिकित्सालयों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने माता मंगला को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की है। बहुत बड़ा काम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज एक नई क्रांति का शुरुआत हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको डायलिसिस नहीं मिल पाने का उसका जीवन पहले ही जो है समाप्त हो जाता है। सुबह से फोन लोग कर रहे थे, विदेशों से आ रहे थे, सब आ रहे थे कि आप शतायु हो, आप इतने वर्ष जिए। मैंने कहा कि एक ही आशीर्वाद दीजिए कि जितना भी समय भगवान ने दिया है वो सेवा में जाए। जो भी मेरे को भगवान ने आयु दी है उसका मैं एक एक पल, एक एक सेकंड इस मानव की सेवा में लगा सकूं, मेरे लिए यही सबसे बड़ा। तो मानदेय बढ़ाने की एक सूत्रीय मांग को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना धरना स्थगित कर दिया। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद आगामी कैबिनेट बैठक तक रैली या मुख्यमंत्री आवास घेराव स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संगठन से जुड़ी सभी प्रतिनिधियों से यह आह्वान किया गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन पर विश्वास जताते हुए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में आगामी कैबिनेट बैठक तक शांतिपूर्ण ढंग से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 18,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी के लिए आंदोलनरत हैं। वहीं उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के दिल्ली जाने से एक बार फिर से चर्चा गर्म हो गई है। खबर है कि उनके साथ विधायक उमेश शर्मा कौ भी दिल्ली गए हैं। खास बात यह है कि नेताओं को भाजपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। खबर आ रही है कि हरक सिंह रावत को भाजपा में चुनाव से संबंधित किसी बड़ी जिम्मेदारी
को दिया जा सकता है और इसी के मद्देनजर वे दिल्ली पार्टी नेतृत्व से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तरफ यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद खाली हुई मंत्री पद की सीट पर उमेश शर्मा कौ को जगह दिए जाने पर भी चर्चा है कि भाजपा चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद की यह जिम्मेदारी हरक सिंह को मिल सकती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है और ऐसे में चुनाव आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को एक पत्र भेजा है, जिसमें निर्देश दिया है कि जो अधिकारी पिछले 3 साल से एक ही जगह पर तैनात हैं उन्हें हटाया जाए। चुनाव आयोग की ओर से आए पत्र के मुताबिक उत्तराखंड में विधानसभा की अवधि 23 मार्च 2022 को खत्म होने जा रही है और इससे पहले विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। पत्र में मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों और पिछले 4 साल के दौरान 3 साल एक ही जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता दिसंबर माह में लग सकती है। राज्य का निर्वाचन विभाग चुनावी तैयारियों में जुट गया है। मतदाताओं सूचियों को अपडेट करने का काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। लाल कुआं में इस बार भाजपा ने चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए अलग तरीका खोज निकाला है। भाजपा कार्यकर्ता दीवार पर अपना चुनाव निशान, कमल और स्लोगन लिख रहे हैं। दीवार लेखन के इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने की है। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए अजय भट्ट ने आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें जीत के लिए टिप्स दिए। आते समय भी हमने किसी से आओ नहीं कहा, जाते समय भी हम जाओ नहीं कहते हैं। हमारी पार्टी तो महान है पार्टी। अब मेरी एक ही बात समझ में नहीं आई कि माननीय यशपाल जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े आदरणीय, मेरा उनका, चाहे वो कांग्रेस में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो पहले से भी और अब भी रिश्ते में कोई कमी नहीं है। विचारों की हमारी दोनों की मत भिन्नता है। जिन परिस्थितियों में उस समय आए, कांग्रेस ने बहुत अपमान कर दिया, कांग्रेस की नीति ठीक नहीं है, कांग्रेस कुछ व्यक्तियों के हाथों में बन गई है। जो उन्होंने कहा तो आज भी कांग्रेस में फर्क तो आया नहीं, एक ही परिवार की पार्टी है। हमारे वहाँ देखिएगा कि कितने अध्यक्ष बदल जाते हैं हर तीसरे साल। वहीं सतपुली पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोदियाल ने कहा कि जनता मन बना चुकी है, 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। गोदियाल ने बीजेपी को झूठी सरकार करार दिया है और कहा कि बीजेपी सरकार 22,000 पद अगले 2 माह में भरने का दावा कर रही है, जो जनता को बरगलाने का कार्य कर रही है। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये प्रेम उनका मुझे कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए एक हौसला अफजाई का काम करता है। उनका ये जोश मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। उनका ये जोश मुझे इस बात को कहने के लिए बल देता है कि 2022 में हम भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करके एक ऐसी सरकार की स्थापना करने में सक्षम होंगे जो सरकार उत्तराखंड के तमाम हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार दे सकेगी, जो सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ प्रयासरत नजर आएगी। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ब्लूटिया की तरफ से 18 अक्टूबर को स्वर्गीय पंडित तिवारी स्मृति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। देखिए, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी की 18 तारीख को जयंती और पुण्यतिथि एक दिन में एक साथ पड़ती है और स्वर्गीय तिवारी जी जो है विकास पुरुष के नाम से जाने जाते रहे हैं उत्तराखंड में, और जो भी उन्होंने विकास, चाहे वो उत्तराखंड की हम बात करते हैं, चाहे वो केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में पदों में रहते हुए उन्होंने देश में जो सेवा करी, तो आज तिवारी जी हमारे बीच में नहीं है। 18 अक्टूबर को जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी स्मृति यात्रा का आयोजन हम कर रहे हैं, और जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और
प्रदेश के अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी इसमें शिरकत। धर्मनगरी हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की गंग नहर को शुक्रवार रात से बंद कर दिया गया है। अब गंग नहर को 4 नवंबर दीपावली की रात को खोला जाएगा। गंग नहर को करीब 20 दिन वार्षिक मरम्मत और साफ सफाई के लिए बंद किया गया है। हर साल गंग नहर को इसी समय सफाई के लिए बंद किया जाता है। गंग नहर बंद हो जाने से हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। हर की पैड़ी पर स्नान करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर में पानी की किल्लत भी हो सकती है। 15-16 की रात्रि को कल बंद हुई है और अभी 4 और 5 नवंबर की रात्रि को खोल दी जाएगी। इस दौरान सर क्या कुछ कार्य है? हाँ, यहाँ जो वार्षिक मेंटेनेंस के काम होते हैं वो किए जाते हैं। बाकी ये तो नहर नीचे तक गई है कानपुर तक, तो जो नीचे और भी नहर राजवा है जितने ज़िलों से गुजरती है, जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, तो वहाँ से राजवा अल्पिकाएँ उनकी सिल्ट सफाई और जो नहर में कोई ऐसी टूट फूट या कोई ऐसी वार्षिक वो होती है वो इसी दौरान की जाती है जब नहर में पानी नहीं होता। 15-16 की रात्रि को। वह मसूरी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 24 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद 38 असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में शामिल हुए। शनिवार सुबह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी के परेड ग्राउंड में भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसमें इन प्रशिक्षी अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज एवं बल ध्वज के नीचे शपथ ग्रहण करके खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आईटीबीपी एकेडमी से पास आउट इस बैच में केरल राज्य से 7, आंध्र प्रदेश से 6, पंजाब से 6, उत्तराखंड से 3, उत्तर प्रदेश से 3, हरियाणा से 2, दिल्ली से 2 और झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश से एक चिकित्सा अधिकारी शामिल हुए। उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रशिक्षु अधिकारियों को महानिदेशक के प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह से भी सम्मानित किया गया। ये हमारे मेडिकल अफसर्स हैं और इनका रोल कॉम्बैट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए पूरी फोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग बढ़िया काम करेंगे तो पूरी फोर्स जो है एक अच्छे हेल्थ के साथ, अच्छे मोरल के साथ काम कर सकती है। तो इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आईटीबीपी में, और जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग हुई है मैं जो है एकेडमी के सारे इंस्ट्रक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा और उस वजह से ये लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। सशक्तिकरण मजबूत होगा और ओवरऑल जो एक हमारा महिलाओं को लेके एक चिकित्सा तंत्र है वो भी बहुत मजबूत होगा। और आने वाले समय में हर फोर्स में, आईटीबीपी में हर जगह महिलाओं का रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसमें इन 14 ऑफिसर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तकनीकी शिक्षा लेने के बाद विशेषकर पैरामिलिट्री फोर्स में आईटीबीपी में उसने अपनी सर्विस को ज्वाइन किया है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च सेवा देने का जो संकल्प किया है उसके लिए मैं अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई पेरेंट्स, माई फादर एंड माई मदर। एंड ट्रेनिंग बहुत ही रिगरस थी हमारी, स्पेशली क्योंकि बीच में कोविड आ गया था तो थोड़े और प्रॉब्लम्स हुई थी, बट वी वर ट्रेन्ड फुली एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सर्व आईटीबीपी अहेड। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का काम होता है अपने बच्चों को पुश करने का, और जब वो अपने डॉटर्स को पुश करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगी और सक्सेसफुल होंगी। तो हर यहाँ पे आज जो भी महिलाएं हैं उनके पीछे उनके सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं जिन्होंने उनको पुश किया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर क्योंकि हम एक फोर्स की मेन स्ट्रीम में हैं एज असिस्टेंट कमांडेंट, और खुशी भी इस बात की है कि मैं जैसे पहले एक डॉक्टर की तरह अपने नेशन को सर्व कर रही थी, अब एक कॉम्बेटाइज्ड डॉक्टर जो कि एक फौजी भी होता है उस तरह से भी मैं अपने फोर्स को सर्व कर पाऊंगी। वहीं उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता नजर आ रहा है। पिरान कलियर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और जनता को तमाम सुविधाएं देने की बात भी कार्यकर्ताओं से कही। वहीं 18 अक्टूबर को आपके वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल के आने की बात भी कही जा रही है। कर्नल कोठियाल पहले धनौरी में शहीद जवान के परिजनों से मिलने पहुंचेंगे, जिसके बाद वह पिरान कलियर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज हमारी बूथ समीक्षा बैठक थी जिसमें हमारे सारे बूथ अध्यक्ष आए थे यहाँ पर, और हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं कर्नल साहब की, जो 18 तारीख को कर्नल साहब हमारे पिरान कलियर में
तिरंगा यात्रा और रोजगार यात्रा के तहत तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें कर्नल साहब सबसे पहले ग्राम धनौरी में शहीद कुमार सैनी के घर जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और उसके बाद पीरानकलिया शरीफ में हमारी तिरंगा यात्रा होगी। उसके बाद हमारी सभा संबोधित होने के बाद हमारे कर्नल साहब चादरपोशी करेंगे साबिर पाक के मज़ार पर। आज वहीं केदारनाथ गौरी कुंड के बीच नदी में फंसे श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली कि गरुड़ चट्टी के पास यात्री का पैर फ्रैक्चर हो गया है। सूचना के बाद लिंचौली से हेड कांस्टेबल प्रेम प्रकाश की हमराह टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। रेस्क्यू टीम की ओर से गरुड़ चट्टी पुल से लेकर भैरव ग्लेशियर तक नदी में सर्चिंग की गई, लेकिन सर्चिंग के दौरान कुछ नहीं मिला। कुछ देर बाद पता चला कि ये सूचना गरुड़ चट्टी पुल की ना होकर छोटी लिंचौली से नीचे नदी की थी। रेस्क्यू टीम ने सही सूचना प्राप्त होते ही बिना समय गंवाए तत्काल छोटी लिंचौली से नीचे नदी में सर्चिंग शुरू कर दी। सर्चिंग के दौरान 2 व्यक्ति नदी के दूसरी तरफ फंसे हुए दिखाई दिए। टीम ने दोनों व्यक्तियों को रोप के माध्यम से सकुशल रेस्क्यू किया। दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।